यस डियर चिल्ड्रन, आज मैं आपके सामने एक और टॉपिक लेकर के आई हूँ, लेकिन ये क्लास 7 की छोटी सी टॉपिक है। कुछ बच्चों ने रिक्वेस्ट की थी, सो आई जस्ट ब्रिंग इट। और ये टॉपिक है सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, अब देखो, अगर हम बात करें सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो सर्कुलेटरी सिस्टम का ओवरऑल मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को ट्रांसपोर्ट करना। व्हेन यू आर ट्रांसपोर्टिंग ब्लड, तो ये भी सर्कुलेटरी सिस्टम में आ जाएगा। अगर तुम यूरिन को ट्रांसफ़र कर रहे हो तो ये एक्सक्रीटरी सिस्टम में आ जाएगा। अगर तुम ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र कर रहे हो तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड की बात करें। ठीक है, सो ओवरऑल फर्स्ट वी स्टार्ट फ्रॉम सर्कुलेटरी सिस्टम। अब सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या एक्चुअली क्या होता है, ये एक मेथड है, मेथड ऑफ ट्रांसपोर्टिंग ब्लड। ऐसे तो बहुत सारे डेफिनेशन है, लेकिन अभी इन शॉर्ट हम बात कर रहे हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या होता है। सो हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड। अब अगर बात आ रही है कि ब्लड की ट्रांसपोर्टेशन है, तो हमारे बॉडी में तो ब्लड है, बट व्हाट अबाउट द स्मॉलर ऑर्गेनिज्म। जैसे अगर मैं बात करूं आपके सामने यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर का मतलब क्या होता है बेटा? देखो, यूनि का मतलब होता है वन, और सेल का मतलब सिंपल सेल, जो एक लिविंग बॉडी का हिस्सा होता है। तो अगर मैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करूं, जैसे मान लो मैंने लिया अमीबा या मैंने पैरामीशियम लिया, तो अमीबा या पैरामीशियम के पास कोई पर्टिकुलर सर्कुलेटरी सिस्टम हमारी तरह जैसे हमारे पास हार्ट है वो नहीं है। तो ये अमीबा है या पैरामीशियम, ये क्या करते हैं, ये कैसे सर्कुलेट करते हैं, इनके बॉडी में क्या ब्लड होता है या नहीं, और अगर ब्लड नहीं है तो फिर क्या है, और अगर ब्लड है तो क्या उनका कलर रेड है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में आते होंगे। तो देखो बच्चे, अमीबा के अंदर हमारी तरह रेड ब्लड सेल्स नहीं है, तो उनका ब्लड रेड नहीं होता। हमारी तरह हार्ट नहीं है, तो उनके अंदर कोई पंपिंग ऑर्गन नहीं है। तो फिर ये क्या करते हैं, ये एक्चुअली करते हैं डिफ्यूज़न। ठीक है, अब डिफ्यूज़न का मतलब क्या है? देख बच्चे, डिफ्यूज़न का मतलब होता है टू मीट, ये मिलते हैं। अब किस चीज़ से मिलते हैं भाई? अमीबा को चाहिए न्यूट्रिएंट, अमीबा के बॉडी से वेस्ट का बाहर निकलना है, अमीबा के बॉडी में गुड थिंग्स न्यूट्रिएंट्स को अंदर जाना है। तो इनकी बॉडी में ये सारी चीज़ें होती हैं डिफ्यूजन से। कैसे होता है ये देखो, अगर इमेजिन करो कि ये अमीबा है, तो अमीबा के आउटर सेल में जो भी इसका सेल मेम्ब्रेन है, इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर ऑटोमेटिकली न्यूट्रिएंट जो है वो डिज़ोल्व हो जाते हैं। ठीक है, इनके जैसे आपने स्यूडोपोडिया के बारे में पढ़ा था, तो मान लो इनके पास कोई फूड पार्टिकल आया या कुछ भी आया, तो वो उनके जो सेल मेम्ब्रेन होते हैं ना, उस सेल मेम्ब्रेन के अंदर मिक्स हो जाते हैं। अब यहाँ पे अमीबा उसे यूटिलाइज कर लेता है, और अगर कोई वेस्ट है तो वही वेस्ट इस सेल मेम्ब्रेन के थ्रू चला जाता है। मतलब भाई बहुत सिंपल बॉडी डिजाइन है, कुछ भी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। सो दे आर यूजिंग जस्ट देयर सेल मेम्ब्रेन टू डिफ्यूज़ द पार्टिकल। डिफ्यूज़ मतलब मिलना, बाहर से पार्टिकल इनके सेल मेम्ब्रेन के बहुत हाईली पोरस है, तो इनके सेल मेम्ब्रेन के अंदर चली जाती है और मिक्स हो जाती है। ठीक है, सो अमीबा क्या करता है, डिफ्यूज़न करता है, या पैरामीशियम भी डिफ्यूज़न करता है। एक ऑर्गेनिज्म है जो यूनिसेलुलर होता है अपने स्टार्टिंग स्टेज में, और लेटर ऑन वो बन जाता है मल्टी सेलुलर, ये होता है हाइड्रा। और ये कौन है, ये ना रामायण का रावण है, 10 सिर होते हैं इसके। आप देखो, ये एक हाइड्रा ले लो, ये दिखाई देता है प्लांट की तरह, लेकिन होता है एनिमल। आपने इसको काट दिया, ये फिर 2 हाइड्रा पैदा हो गया, फिर काट दोगे, ये 4 हाइड्रा पैदा हो जाएंगे। तो इसे हम रावण से कंपेयर करते हैं साइंस में। सो दिस हाइड्रा इज इनिशियली, जब इसका जन्म होता है तो ये यूनिसेलुलर की दिखाई देता है, बट लेटर ऑन ये क्या करता है, ये मल्टी सेलुलर की तरह दिखाई देता है। तो इनकी बॉडी अमीबा या पैरामीशियम से तो कॉम्प्लेक्स होते हैं, लेकिन हमारी तरह नहीं होते। तो ये क्या करते हैं, देखो ये पानी के अंदर रहते हैं, तो पानी के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स डिज़ोल्व होते हैं, जो मिनरल्स डिज़ोल्व होते हैं, वो उनके बॉडी सेल के अंदर एंटर कर जाते हैं। ठीक है, जैसे इस तरह से एंटर करते हैं, तो इस तरह से इनका बॉडी न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। और सेम हियर इनके बॉडी का जो वेस्ट होता है वो वाटर में ही मिक्स हो जाता है। जैसे फिशेस वगैरह हैं, वो ब्रीथ करती हैं, कहाँ से करती हैं, जो पानी के अंदर ऑक्सीजन डिज़ोल्व है उसी ऑक्सीजन को लेती हैं, और पानी के अंदर ही अपने वेस्ट को, जिसे हम अमोनिया कहते हैं, वो पानी के अंदर ही डायरेक्ट सेक्रीट कर देती है। तो अमीबा को भी डिफ्यूज़न तो कर लेता है, लेकिन हाइड्रा क्या करता है, वाटर के अंदर जो भी मिनरल्स हैं उनको वो एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये भी एक तरह का डिफ्यूज़न ही है, लेकिन जब वाटर के थ्रू होता है तो उसे हम ऑस्मोसिस कहते हैं, और जब एयर के थ्रू होता है तो उसे हम डिफ्यूज़न कहते हैं। जैसे किचन में खाना बन रहा है और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, तो वो एयर के थ्रू मूव करिए, दैट इज़ डिफ्यूज़न। और ऑस्मोसिस क्या है, जैसे आपने रात में ड्राई ग्राम को, सूखे चने को पानी में डाल दिया, और सुबह वो चना जो है वो स्वेल हो गया, सो दैट इज़ ऑस्मोसिस, जिसमें पानी का फ्लो हुआ, दैट इज़ ऑस्मोसिस।
अब हम बात करते हैं, अगर हम बात करें ह्यूमन बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन की, तो ह्यूमन बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन जो है ना वो 3 चीज़ों से होती है। तो हम बात करते हैं, अभी आपका ये चैप्टर ह्यूमन बॉडी के ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड है। तो अगर हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन होता है थ्रू ब्लड वेसल्स। अब ब्लड वेसल्स क्या होते हैं? ब्लड वेसल्स क्या होते हैं बेटा? ब्लड वेसल्स एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ना, ऐसे ट्यूब की तरह के स्ट्रक्चर है, ये ब्लड वेसल्स है। अब ये ब्लड वेसल्स 3 तरह के हो सकते हैं, एक जो बहुत थिक हो, एक जो बहुत थिन हो, और एक जो इनसे भी थिन हो, बहुत सारे पार्टिकल्स में जुड़ा हुआ हो। ठीक है, तो जो ये थिक होता है ना बेटा, इसको बोलते हैं आर्टरीज, जो थिन है उसको बोलते हैं वेन्स, और जो काफ़ी थिन है, देखो ये आर्टरीज और वेन्स को कनेक्ट कर रहा है, इसको बोलते हैं कैपिलरीज। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास 3 तरह के ब्लड वेसल्स है, 3 तरह के ट्यूब्स हैं जिसके अंदर ब्लड फ्लो कर रही है। एक है आर्टरीज, एक है वेन्स और एक है कैपिलरीज। आर्टरीज थिक वॉल है, ठीक है, मस्कुलर है, इलास्टिक है, और वेन्स क्या है? थिन वॉल है, इलास्टिक भी नहीं है, इट इज़ लिटिल लेस मस्कुलर, और कैपिलरीज तो बहुत थिन पार्टिकल है। ये है हमारे ब्लड वेसल्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं एग्जैक्टली कि ब्लड वेसल्स में, मैंने आपसे कहा कि ब्लड वेसल्स में क्या फ्लो करता है? ब्लड। तो हम बात करते हैं ब्लड के बारे में कि ब्लड एग्जैक्टली होता क्या है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा ब्लड क्या है, व्हाट इज़ ब्लड, तो एक लाइन में आप क्या आंसर दोगे? ब्लड क्या है? आप बोलोगे मैम एक लिक्विड है, मैम ये समथिंग डिफरेंट, कुछ भी बोल सकते हो, वाटर की तरह लिक्विड है, रेड लिक्विड है। लेकिन एक्चुअली अगर मैं आपसे कहूँ कि ब्लड क्या है, तो ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू का मतलब, कनेक्टिव मतलब जो किसी चीज़ को कनेक्ट कर रहा है। देखो ये ब्लड आपके बोन को मसल से कनेक्ट कर रहा है, मसल्स को मसल से कनेक्ट कर रहा है, आपके स्किन को जो है वो बोन से कनेक्ट कर रहा है। तो ब्लड कनेक्टिव है। और टिश्यू का मतलब क्या है? जिसमें एक से ज़्यादा सेल हो, तो बहुत सारे सेल होते हैं इसके अंदर, तो ब्लड क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं ब्लड की, तो हमारे ब्लड के अंदर कुछ कंपोनेंट होते हैं। कंपोनेंट का मतलब क्या होता है? जो ब्लड को बनाने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब कौन कौन से कंपोनेंट है? तो हमारा सबसे पहला कंपोनेंट है भाई प्लाज्मा। अब ये जो प्लाज्मा है ना, ये एक्चुअली 55% ब्लड को बनाता है। कुछ बुक्स में आपको 95% भी दिख सकते हैं, ये डेटा वेरिएबल है। ठीक है, तो प्लाज्मा जो है वो 55% ब्लड को बनाता है। एक्चुअली ये पेल येलो कलर का होता है, इसका कोई कलर नहीं, बहुत लाइट येलो कलर का होता है। ठीक है, बहुत सारे डिजीज़ में हमारे बॉडी में ब्लड से प्लाज्मा को सेग्रीगेट करके और तब चढ़ाया जाता है। ठीक है, तो प्लाज्मा पेल येलो कलर का होता है, और इसके अंदर मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इसी के अंदर मैक्सिमम वेस्ट भी होते हैं। ये CO2 को भी और O2 को भी हमारे बॉडी में ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, और अभी जैसा मैंने आपको कहा कि ये 55% हमारे ब्लड को बनाता है। और आपको पता है प्लाज्मा मेनली वाटर का बना होता है, तो प्लाज्मा में 90% वाटर होते हैं, और उस 90% वाटर में न्यूट्रिएंट, वेस्ट, CO2, O2 सबको ट्रांसफ़र करने का काम है। तो प्लाज्मा क्या है? ब्लड का फर्स्ट कंपोनेंट है। अगर हम सेकेंड कंपोनेंट पे जाते हैं, तो सेकेंड कंपोनेंट है हमारा RBC, एक्चुअली S होता है, रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, बहुत सारे सेल्स होते हैं इसके अंदर। अब RBC का कलर हमें रेड दिखाई देता है क्योंकि रेड है, लेकिन क्या RBC ब्लड को रेड बनाता है? नो। RBC के अंदर क्या होता है? एक पिगमेंट होता है, और उस पिगमेंट का नाम होता है हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन एक्चुअली क्या है? एक पिगमेंट है, और पिगमेंट का मतलब होता है लिक्विड जिसका कोई कलर हो। सो RBC के अंदर हेमोग्लोबिन एक पिगमेंट है विच इज़ मेकिंग द ब्लड रेड। अब आपने बहुत सारे आयरन रिच फूड खाए, जैसे आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल खा रहे हैं या फ्रूट्स खा रहे हैं, सो दे आर हैविंग आयरन, तो वो क्या करते हैं? आपके बॉडी में हेमोग्लोबिन को बढ़ाते हैं। हेमोग्लोबिन को बढ़ा तो आपका जो ब्लड ग्रुप है या जो आपका RBC का कंटेंट है वो भी सही आ रहा है, आप एनर्जेटिक फील करते हैं। और यही आप आयरन की कमी हो गई तो अनीमिया हो गया, क्योंकि आपके बॉडी में RBC कम दिखाई दे रहा है, हेमोग्लोबिन कम दिखाई दे रहा है। तो भाई आपने नेल को दबाया तो वाइट कलर की हो रही है। ठीक है, तो क्या हम वापस आते हैं हेमोग्लोबिन पे। तो हेमोग्लोबिन क्या करता है? हेमोग्लोबिन जो है वो ब्लड को रेड कलर देता है, लेकिन हेमोग्लोबिन का सिर्फ एक काम ही नहीं है, ये रेड कलर देने के साथ साथ क्या करता है? देखो, ये हेमोग्लोबिन जो है ना, ऑक्सीजन के साथ
कंबाइन कर जाता है, ठीक है। हेमोग्लोबिन इस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है, और जब हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है तो ये बनाता है हेमॉक्सी हेमोग्लोबिन, ठीक है। ये हेमॉक्सी हेमोग्लोबिन बनाता है, और यही जो है रिस्पॉन्सिबल है हमारे बॉडी में ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र करने के लिए। जैसे आप जब ब्रीथ करते हैं ना, तो आप ब्रीथ करते हो तो आपके लंग्स में ऑक्सीजन आया, तो आपके लंग्स से आपके हार्ट तक ऑक्सीजन ले जाने का काम ये रेड ब्लड सेल्स का हेमोग्लोबिन करता है। और हेमोग्लोबिन ही जो है वही आपके हार्ट से बाकी ऑर्गन तक भी हमारे बॉडी से ऑक्सीजन को ले करके जा रहा है। कुछ बच्चों को लगता है कि हेमोग्लोबिन का काम सिर्फ ऑक्सीजन को लेके जाना है, लेकिन ये सही नहीं है। हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन को तो कैरी करता ही है, इसके साथ साथ हेमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड को भी कैरी करता है। और कहाँ से कैरी करता है? हमारे बॉडी में जब हम ऑक्सीजन को यूज़ कर लेते हैं, जब वेस्ट बन जाता है, तो यही हेमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करके हमारे हार्ट तक ले जाता है, फिर हार्ट से लंग्स तक ले जाता है, और आप फिर ब्रीद आउट करके उस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आरबीसी। अगर मैं थर्ड बात करूं, ये है डब्ल्यूबीसी। भाई डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। अब ये हैं आपके बॉडी के बहुत बड़े सिपाही, सोल्जर्स हैं आपकी बॉडी के। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। लेकिन थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं आरबीसी में। देखो बेटा, आरबीसी जो होता है ना, ये डिश शेप होता है। डिस्क मतलब राउंड शेप होता है, और लगभग आरबीसी जो है ना वो 120 डेज तक सरवाइव कर सकता है, ठीक है। इसके अंदर ये इरिथ्रोसाइट्स है। अब इसका नाम आप जब आप ब्लड ग्रुप देखोगे ना, तो ये इरिथ्रोसाइट्स के नाम से आता है, यही आरबीसी, ठीक है। और जो डब्ल्यूबीसी है ये ल्यूकोसाइट्स या लिम्फोसाइट्स के नाम से आएगा। आरबीसी छोटे होते हैं साइज में, जबकि डब्ल्यूबीसी जो होते हैं ना वो लार्ज होते हैं, ओके। आरबीसी बहुत सारे होते हैं और डब्ल्यूबीसी थोड़े कम होते हैं। तो आरबीसी लार्ज है और डब्ल्यूबीसी लार्ज है और आरबीसी स्मॉल है। आरबीसी कैसा है? डिश शेप है, और इसका जो शेप होगा वो कैसा होगा? इरेगुलर, कोई फिक्स शेप नहीं है। ये जहाँ 120 डेज तक होता है, ये 30 डेज के अंदर में सर्वाइव अपना करना बंद कर देता है, ठीक है। ये आपकी बॉडी को रेड कलर दे रहा है और आपके बॉडी में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, जबकि डब्ल्यूबीसी आपकी बॉडी में इम्यूनिटी बढ़ा रहा है। इम्यूनिटी क्या होता है? इम्यूनिटी आपकी बॉडी में किसी भी फाइट से लड़ने का एक सिस्टम होता है। जैसे आपके बॉडी में कुछ प्रोटीन, खास करके एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस कर रहा है, जो डिजीज़ कॉजिंग जर्म्स को आइडेंटिफाई करते हैं और उससे बहुत तेज़ फाइट करते हैं। फाइटिंग का रिजल्ट क्या है? आपकी बॉडी में स्वेलिंग आ गई, या आपकी बॉडी में पेन हो रहा है, या आपको फीवर हो रहा है। तो ये सब डब्ल्यूबीसी है बेटा, जो आपकी बॉडी में ना उन डिजीज कॉजिंग जर्म्स से फाइट करते हैं और आपको एक इन्फ्लामेशन देते हैं। इन्फ्लामेशन मतलब अलार्मिंग कंडीशन कि समथिंग गोइंग रॉन्ग, देखो यहाँ हाथ रेड क्यों हो रहा है, क्योंकि अंदर डब्ल्यूबीसी फाइट कर रहा है। तो ये आपको एक सिम्टम देते हैं। फीवर आ रहा है, ये आपको सिम्टम दे रहे हैं कि देयर इज समथिंग जहाँ आपका डब्ल्यूबीसी काम कर रहा है। 1% को आप कह सकते हो कि फीवर आना भी अच्छा है। क्यों? क्योंकि डब्ल्यूबीसी आपका काम कर रहा है नहीं, आप चेक कर पाते हो, ठीक है। सो डब्ल्यूबीसी जो है आपको प्रोटेक्ट करता है, किसी भी डिजीज से फाइट करता है, आपकी बॉडी में इम्यूनिटी को डेवलप करता है। ये था हमारा थर्ड कंपोनेंट, और हम पहुंचते हैं हमारा फोर्थ कंपोनेंट। बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, और ये कंपोनेंट है प्लेटलेट्स, ठीक है बेटा। प्लेटलेट्स जो होता है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेटलेट्स में मैक्सिमम जो विटामिन होते हैं वो विटामिन के होते हैं, और प्लेटलेट्स की कमी से एक डिजीज होता है जिसे हम बोलते हैं हेमोफीलिया। हेमोफीलिया इंडिया में नहीं होता, लेकिन बहुत कम इसकी परसेंटेज है। इसको सबसे पहले एलिजाबेथ में देखा गया था, जो यूके की रानी थी, उस क्वीन में देखा गया था। उनमें क्या होता था कि इनके अंदर जो विटामिन के होती है ना, उनकी डेफिशिएंसी होती है। तो अगर एक सिंपल सा निडल भी जाएगा ना, तो कंटिन्यू ब्लीडिंग होती रहेगी। तो प्लेटलेट्स की अगर कमी हो गई तो ब्लीडिंग होगी। हमारे बॉडी में भी एक कंडीशन आती है जब प्लेटलेट्स की कमी होती है, और वो कब होता है? जब हमें डेंगू होता है। डेंगू के केस में क्या होता है? हमारा ब्लड सेल्स काफ़ी स्वेल हो जाता है और वहाँ प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। ब्लड सेल्स मलेरिया में भी स्वेल हो जाता है और डेंगू के केस में भी होता है। तो प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, लेकिन डेंगू के केस में तो कहीं भी इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है। आपके कान से ब्लड आ सकता है,
आपकी आंखों से, आपकी नाक से ब्लीडिंग हो सकती है और आपकी जान जा सकती है। तो प्लेटलेट्स बहुत ज़रूरी है। जैसे कट हुआ, आप देखोगे कट के थोड़ी देर के बाद से वहाँ पे ब्लड जो है स्टॉप हो जाती है, एक हल्की सी येलो कलर की लेयर बनती है, फिर ब्राउन कलर की कोटिंग बनती है और फाइनली ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है। तो ये जो येलो कलर की या ब्राउन कलर की है ना बेटा, ये एक्चुअली प्रोटीन है, एक फाइबर है जो थ्रोम्बोप्लास्टिन के नाम से, फाइब्रिन के नाम से, फाइब्रिनोजेन के नाम से जाने जाते हैं। एंड दे मेक अ कवर ओवर योर हैंड, और जहाँ भी कहीं इंजरी हुई वहाँ के ऊपर ये बनाते हैं और आपके बॉडी के ब्लड को क्लॉट करते हैं ताकि इंटरनल ब्लीडिंग ना हो या एक्सटर्नल ब्लीडिंग भी नहीं हो सके। तो ये तो थे हमारे 4 कंपोनेंट ब्लड के जो मैं आपसे बात करी थी। अब अगर हम यहीं पे बात करें तो हम बात करते हैं पहले ब्लड ग्रुप की। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ब्लड ग्रुप। वैसे तो बहुत सारे ब्लड ग्रुप आपने पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ पे हम मेनली 4 ब्लड ग्रुप को पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम बात करते हैं ब्लड ग्रुप। अब ये देखो कि ब्लड ग्रुप क्यों बना रहा है भाई, आपका भी तो ग्रुप है, तो ब्लड ग्रुप क्यों बना रहा है। देखो ब्लड एक्चुअली 4 ग्रुप होते हैं, एक होता है ए, एक होता है बी, एक होता है ए बी और एक होता है ओ। अब ये ए जो है ना, ये पॉजिटिव भी हो सकता है ए प्लस, या ए माइनस भी हो सकता है, बी भी प्लस और माइनस हो सकता है, ए बी प्लस ए बी माइनस हो सकता है, ओ बी प्लस और माइनस हो सकता है। मैम ये प्लस और माइनस क्या है बेटा, ये एक फैक्टर है जिसको हम बोलते हैं RH फैक्टर, ठीक है। अब ये RH फैक्टर क्या है, ये एक तरह का प्रोटीन कह लो, एक तरह का जीन कह लो जो हमारे ब्लड के ऊपर होता है। अगर हमारे पेरेंट का ब्लड ग्रुप -A- है तो हमारा ब्लड ग्रुप भी नेगेटिव आएगा, हमारे पास वही RH फैक्टर, वही जीन आएगा जो हमारे पेरेंट्स से आएगा, ठीक है। किसमें कौन सा ब्लड ग्रुप चढ़ता है ये तो हम आगे आपसे बात करेंगे। फिलहाल मैं आपको बताती हूँ कि हमारे पास 4 ब्लड ग्रुप है और ये चारों ब्लड ग्रुप के साथ कुछ हमें यूनिक चीज़ें जाननी है। क्या जाननी है देखते हैं। देखो बेटा, ये जो ब्लड ग्रुप ए है ना बच्चे, इस ब्लड ग्रुप में 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है एंटीजन और एक होता है एंटीबॉडी, ठीक है। अब ये जो एंटीजन और एंटीबॉडी क्या होता है, देखो जो ए ब्लड ग्रुप होता है ना उसमें एंटीजन ए होते हैं और जो एंटीबॉडी होता है ना वो बी होता है। एंटी मतलब अपोजिट और बॉडी मतलब कोई भी थर्ड ऑब्जेक्ट जिसके अगेंस्ट है। तो ये एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों ही एक खास तरह के प्रोटीन होते हैं, लेकिन ए में एंटीजन ए होता है जिसकी वजह से अगर हम किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो हम उसे सिर्फ ए ब्लड ग्रुप चढ़ाएंगे, कोई और ब्लड ग्रुप नहीं चढ़ाएंगे, ठीक है। हाँ, ए के अलावा हम उसको एक और ब्लड ग्रुप चढ़ा सकते हैं, वो है ओ। तो ओ जो है ए को भी अपना ब्लड दे सकता है, क्यों, क्योंकि ओ के पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती। एंटीबॉडी नहीं होने से क्या होता है, देख बेटा, एंटीबॉडी क्या करता है ना, ब्लड को क्लॉट कर देता है। अब मान लो कि ए के पास एक एंटीजन है, ये एक प्रोटीन है जो क्लॉटिंग नहीं करता, और एक एंटीबॉडी है जो क्लॉटिंग करता है। तो ओ में कोई भी एंटीबॉडी नहीं है तो ओ का ब्लड ग्रुप ए को चढ़ाया जा सकता है, ठीक है। लेकिन अगर बी ने कोशिश कर दिया कि ए को अपना ब्लड दे दे तो क्या होगा, इसमें बी एंटीबॉडी है, तो जैसे ही बी अपना ब्लड देगा ए में ब्लड क्लॉट हो जाएगा और हमारी डेथ हो सकती है। इसलिए किसी भी कीमत पे बी अपना ब्लड ए को नहीं दे सकता, ठीक है। तो ए को अगर ब्लड चढ़ाना है तो कौन कौन दे सकता है, या तो ए खुद देगा क्योंकि उसके पास ए एंटीजन है, या तो उसको ओ देगा। अगर मैं बात करूँ बी की, तो बी को कौन दे सकता है, देखो बी के पास भी क्या है, एक एंटीजन होगा, एक एंटीबॉडी होगी। एंटीजन कौन होगा, बी होगा, और एंटीबॉडी कौन होगी, ए होगी। तो बी को ब्लड ग्रुप बी दे सकता है या ओ दे सकता है, क्योंकि ओ के पास कोई एंटीबॉडी नहीं है, ठीक है। और ए ने दे दिया तो भैया यहाँ पे तो क्लॉटिंग हो जानी है, पेशेंट की जान चली जाएगी। तो यहाँ पे बी में सिर्फ 2 ही ब्लड ग्रुप आ सकते हैं, या तो बी में बी का ब्लड ग्रुप या ओ का आ सकता है। अब तीसरा है ए बी, इनके पास क्या है, 2 तरह के एंटीजन है। कौन कौन, ए और बी, ये दोनों ही एंटीजन है, ठीक है। अब एंटीजन होने की वजह से क्या होते हैं, इनमें क्लॉटिंग नहीं होती। तो ये क्या करेंगे इसमें सारे ब्लड ग्रुप ए के भी आ जाएंगे, बी के भी आ जाएंगे, ओ के भी आ जाएंगे, सारे इसके अंदर आ जाएंगे और ये मज़े से किसी का भी ब्लड ले सकता है। तो ए बी को हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रेसिपिएंट। क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रेसिपिएंट, क्योंकि ये किसी से भी ब्लड ले सकता है। और ओ के साथ क्या होता है, देखो ओ के साथ क्या होता है कि अगर इसको किसी ने भी ब्लड दिया, कोई और ब्लड देगा ना,
तो ओ उसको सर्वाइव ही नहीं कर सकता, क्योंकि सब में कोई ना कोई एंटीबॉडी है। जैसे ए में एंटीबॉडी बी है, बी में एंटीबॉडी है ना, और ये जो है कोई भी देगा इसके अंदर तो जाके क्लॉटिंग हो जाएगी। तो ओ में क्या होगा, सिर्फ ओ को ओ ही दे सकता है, यानी कि ओ दे तो सबको सकता है लेकिन ले किसी से नहीं सकता, सिर्फ ओ से लेगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल डोनर। तो हमें ब्लड डोनेट करते समय सबसे पहले ब्लड ग्रुप को चेक करना होता है कि ब्लड ग्रुप क्या है। क्यों? क्योंकि हमें उसमें खास तरह की प्रोटीन का पता चलता है जो क्लॉट हो सकते हैं। तो ये थे आपके ब्लड ग्रुप। अब अगर हम ब्लड ग्रुप के बाद पहुँचे तो जैसे मैंने आपको आर्टरीज वेन्स बता चुकी हूँ मैं, अब हम सीधे पहुँचते हैं अपने हार्ट पे। लेकिन हार्ट पहुँचने के पहले मैं आपको एक डायग्राम देती हूँ। ये डायग्राम आपके बुक में स्कीमेटिक डायग्राम के नाम से गिवन है, आप देखोगे, लेकिन ये आप इमेजिन करो, ये मैंने आपको बना के दिया लंग्स। अच्छा एक सेकेंड, इसके पहले एक चीज़ क्लियर करना होगा आपको, नहीं तो आप कंफ्यूज हो सकते हो। जैसे मैंने आपको बोला कि ब्लड वेसल्स 3 तरह के होते हैं तो मैं सबसे पहले बात करती हूँ 2 जो मेन है, आर्टरीज और वेन्स। ठीक है बेटा, अब देखो आर्टरीज क्या करता है, ये कैरी करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा हो, ऑक्सीजन रिच ब्लड हो। और ये क्या करता है, कैरी CO2 रिच ब्लड, ठीक है, जिसको हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। आपकी बॉडी में आपने आर्टरीज देखी कहाँ है, ये देखिए आपने, ये देखो, ये आप अपने लेफ्ट हैंड का ना ये हिस्सा टच करोगे तो आपको यहाँ पे थ्रॉबिंग मूवमेंट दिखाई देगा, ये आर्टरीज है। देख बच्चे, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज सब आपके स्किन में है, लेकिन ये जो ब्लू कलर की दिखाई दे रही है ना, ये वेन्स है, ये स्किन के ऊपरी हिस्से में होता है। और आर्टरीज डीप इनसाइड द स्किन है या डीप बिलो द वेन्स है। तो आर्टरीज हमें दिखाई नहीं देता। एक ये हिस्सा है जहाँ हम आर्टरीज फील कर सकते हैं, एक गर्दन के पास है, यहाँ फील कर सकते हैं, और एक टेम्पल ऑफ द ईयर है, यहाँ पे आप फील कर सकते हो। ज़्यादातर डॉक्टर इसे यूज़ करते हैं, और या तो इसे यूज़ करते हैं जब डायलिसिस वगैरह में ब्लड चढ़ाना होता ना आर्टरीज में प्योर ब्लड, तो वो या तो यहाँ निडल लगाते हैं या वो यहाँ निडल लगाते हैं। ठीक है, तो आर्टरीज क्या करता है, ऑक्सीजन रिच ब्लड को कैरी करता है। दूसरा ये क्या करता है, ये थिक वॉल है, इलास्टिक है, ठीक है ना, क्लियर है। अब देखो आर्टरीज में ये थिक वॉल होंगे, ये क्या होंगे, थिन वॉल होंगे। आर्टरीज मस्कुलर है, इलास्टिक है, और ये मस्कुलर और इलास्टिक नहीं होते। और क्या होता है, देखो आर्टरीज में ना वाल्व नहीं होती, वाल्व नॉट प्रेजेंट। वाल्व क्या होता है, वाल्व एक वॉल है जो आर्टरीज के तरफ नहीं होती, मतलब आर्टरीज दोनों तरफ से खुली होती है ऑक्सीजन रिच ब्लड को ट्रांसफ़र करने के लिए। ठीक है, जैसे वो हार्ट से खुल करके आई, मान लो लंग्स तक आई, या लंग से लेकर के, तो आर्टरीज जो है इट इज़ ओपन फ्रॉम बोथ द साइड। और वेन्स क्या होती है, इसमें एक तरफ वाल्व लगी होती है। तो ये वाल्व लगी होती है, क्यों, क्योंकि वेन्स क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्लो करता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड रिच फिर पीछे ना आ जाए, बैक फ्लो हो ना जाए, इसलिए हम जो है वेन्स के अंदर क्या होता है, वाल्व होते हैं, ताकि बैक फ्लो ऑफ ब्लड को रोक सके। ठीक है, तो आर्टरीज और वेन्स में आपको समझ में आ गया। और इनको मिलाने वाला कौन है, कैपिलरीज। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है बेटा, आपने समझा आर्टरीज जो ऑक्सीजन रिच ब्लड कैरी करता है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक टर्म बताऊंगी, और जैसे ही मैंने उसके आगे पल्मोनरी वर्ड ऐड किया, पल्मोनरी आर्टरी अगर मैंने बोल दिया, इसका मतलब मैं वेन की बात कर रही हूँ। और अगर मैं पल्मोनरी वेन बोल दूँ, मतलब उल्टा हो जाएगा। अगर मैं पल्मोनरी वेन बोलूँ तो इसका मतलब मैं आर्टरी की बात कर रही हूँ। यहाँ तक क्लियर है आपको? ठीक है, चलो तब हम आते हैं इस पे। अब एक चीज़ आपके दिमाग में रखना है, मैम ने बोला पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन्स। पल्मोनरी आर्टरी का मतलब वेन और पल्मोनरी वेन का मतलब आर्टरी। एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये हमारा लंग्स है, ठीक है, और ये है हमारा हार्ट। इसके मैंने बॉक्स बना दी। मैम हार्ट का डायग्राम ऐसा नहीं होता, ये ऑफ कोर्स हार्ट का डायग्राम ऐसा नहीं होता, लेकिन ये हार्ट के 4 चैम्बर है जिसको मैंने किया। तो ये देखो 1 2
3 4, आपको दिख रहा है 1 2 3 4। अब जो 1 है ना, 1 का नाम देखो, जो 1 है और जो 3 है, 1 और 3 का नाम है ऑरिकल, और 2 और 4 जो है ना, इनका नाम है वेंट्रिकल। ठीक है, क्लियर है? 1 और 3 का नाम है ऑरिकल और 2 और 4 का नाम है वेंट्रिकल। अब आप देख करके बताना कि हार्ट के अंदर कितने चैम्बर हैं। 4 चैम्बर है, 1 2 3 4, और ये ऑरिकल है और ये वेंट्रिकल है। अब देखो, ऑरिकल और वेंट्रिकल को पहले हम डिस्कस करते हैं कि क्या होता है। तो मैं यहाँ पे वेंट्रिकल लिखती हूँ और यहाँ पे ऑरिकल है 1 3 और वेंट्रिकल है 2 4। ठीक है, अब देखो ऑरिकल ऊपर है ना बेटा, यस, तो ऑरिकल क्या होंगे, सिचुएटेड एट द टॉप, ये टॉप पे होंगे, और वेंट्रिकल कहाँ होगा, बॉटम में होगा, डाउन होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? ऑरिकल, अब देखो ये हिस्सा मान लो तुम्हारा राइट साइड है, ये हिस्सा तुम्हारा लेफ्ट साइड है, या तुम इसको अभी फिलहाल मेरे लिए काम करना इजी हो जाएगा तो मैं इसको लेफ्ट साइड मानती हूँ और इसको राइट साइड मानती हूँ। ठीक है, मेरे लिए काम इजी हो जाएगा, सो आई एम यूजिंग इट। अब ये तुम्हारा हार्ट का 4 चैम्बर है और ये है तुम्हारा बॉडी ऑर्गन। क्या है तुम्हारा? बॉडी ऑर्गन। अब इस डायग्राम को बहुत अच्छे से समझना, तुम्हें क्लियर हो जाएगा। देखो लंग्स, जब तुम ब्रीथ करते हो, इनहेल करते हो ना, तो तुम्हारे लंग्स में ऑक्सीजन आती है। ठीक है, अब ये ऑक्सीजन जो है तुम्हारे लंग्स से सबसे पहले तुम्हारे हार्ट के फर्स्ट चैम्बर में आता है। ठीक है, और जब ये फर्स्ट चैम्बर में आता है ना, तो पहले ये कॉन्ट्रैक्ट करता है और फिर जैसे ही ब्लड इसके अंदर आ जाता है, एंटर कर जाता है, तो ये एक्सपैंड करता है। इसी को बोलते हैं लब। ये जो साउंड आती है ना, वो लब। आप स्टेथोस्कोप लगाते हैं ना, आपको सुनाई देता धक धक धक, धक धक की साउंड नहीं है, ये साउंड है लब डब, लब डब। कैसी आती है लब, और कौन सी है साउंड डब, उसको मैं बताती हूँ। तो लंग से आया, क्या आया, ऑक्सीजन आया। किसके साथ आ रहा है? ब्लड के साथ डिजॉल्व होके। तो आप यहाँ लिखेंगे ऑक्सीजन रिच ब्लड। कौन लेकर के आ रहा है लंग से हार्ट तक? ये लेकर के आ रहा है पल्मोनरी वेन। क्यों? क्योंकि आर्टरी का काम क्या है? ऑक्सीजन रिच ब्लड को ट्रांसफर करना। तो यहाँ कौन लेकर के आ रहा है? यहाँ लेकर के आ रहा है पल्मोनरी वेन। ठीक है, पल्मोनरी वेन ऑक्सीजन रिच ब्लड को लेके आया। कहाँ लेके आया? हार्ट के फर्स्ट चैम्बर में, जिसे हम क्या कहते हैं? ऑरिकल। यहाँ पे पहले जब जैसे ही ब्लड आया, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ब्लड इसके अंदर आ गया, अब ये एक्सपैंड हो गया। साउंड कौन सी आई? लब। अब ये यहाँ फूल गया बिल्कुल। अब ये क्या होगा? ये ब्लड यहाँ आया, जब ये यहाँ आया तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा पार्ट 2। ठीक है, और जब कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा तो ब्लड इसके अंदर धीरे धीरे पास करेगा और ये फिर फूल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ वाली जो साउंड आएगी वो आएगी लब, और यहाँ वाली साउंड आएगी डब। तो आपको जो सुनाई देता है ना हार्ट बीट, वो एक्चुअली लब और डब की साउंड है। तो सबसे पहले ऑक्सीजन रिच ब्लड गया हार्ट के फर्स्ट चैम्बर में, जिसको हम बोलते हैं ऑरिकल। कौन साइड का ऑरिकल है? लेफ्ट साइड का ऑरिकल है। तो पहले ब्लड ऑरिकल में गया, फिर ब्लड कहाँ गया? देखो वेंट्रिकल। तो पहले ऑरिकल, फिर वेंट्रिकल में ब्लड गया। अब देखो वेंट्रिकल से ब्लड बाहर आया और ये पहुंचा बॉडी ऑर्गन में। अब हमारा तो हार्ट है यहाँ पर, यहाँ से पूरे बॉडी ऑर्गन, पैर से लेकर के ऊपर तक एक आर्टरीज है जिसको ये सारे प्योर ब्लड पहुँचाने। तो ये सबसे थिक आर्टरी है और सबसे लार्जेस्ट आर्टरी है। और इस आर्टरी का क्या नाम है बताओ? इस आर्टरी का नाम है एओर्टा। क्या नाम है? एओर्टा। एओर्टा क्या है? लार्जेस्ट आर्टरी। ठीक है ना? तो ये लार्जेस्ट आर्टरी जो है वो वेंट्रिकल से होते हुए प्योर ब्लड को बॉडी ऑर्गन तक पहुंचा दिया। अब बॉडी ऑर्गन तो भाई चारों तरफ है, तो बॉडी ऑर्गन के अंदर क्या फैले हुए हैं? ये फैले हुए हैं कैपिलरीज। ठीक है, चारों तरफ कैपिलरीज फैले हुए। तो कैपिलरीज किससे कनेक्ट कर रहा है? आर्टरी से कनेक्ट किया, ऑक्सीजन रिच ब्लड लिया, यहाँ पे किया इसने ऑक्सीडेशन, मतलब कि फूड का ब्रेकडाउन किया, और ब्रेकडाउन करके एनर्जी मिल गई और एंड प्रोडक्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड बन गई। अब कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी ऑर्गन से बाहर निकालना है, तो यहाँ पे यहाँ से एक वेन कलेक्ट करेगा
इन सारे कार्बन डाइऑक्साइड को कैपिलरीज जो है वेन्स को ला करके देता जाएगा कि भाई ये लो, अब तो हमने ऑक्सीजन निकाल लिया, यूज़ कर लिया, एनर्जी मिल गई, अब तुम कार्बन डाइऑक्साइड ले लो। तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड आएगी और कार्बन डाइऑक्साइड सबसे पहले थर्ड चैम्बर में जाएगी, फर्स्ट के बाद सेकेंड, सेकेंड के बाद थर्ड। अब थर्ड चैम्बर में जो ब्लड जा रहा है ना, ये यूज्ड ब्लड है, यानी कि ये कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है, ठीक है। तो भाई ये कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को लेके कौन जाता है, ये लेकर के कौन जाएगा, वेन्स। तो ये सबसे लॉन्गेस्ट वेन है और इस लॉन्गेस्ट वेन का एक नाम है और उसको हम बोलते हैं वेना कावा। क्या नाम है, वेना कावा। वेना कावा कौन है, वेन्स है, लार्जेस्ट वेन, लॉन्गेस्ट वेन, जो बॉडी ऑर्गन से सारे इम्प्योर ब्लड को लेकर के कहाँ जा रहा है, हार्ट के थर्ड चैम्बर। और थर्ड चैम्बर का नाम क्या है, ऑरिकल। तो ऑरिकल में ले गया, अब वापस से ऑरिकल पहले कॉन्ट्रैक्ट हुआ, फिर भर जाएगा, एक्सपैंड हो जाएगा, फिर ये ऑरिकल से ब्लड कहाँ चला जाएगा, वेंट्रिकल में चला जाएगा। और फिर वेंट्रिकल से ब्लड जो है भाई पूरा प्रेशर लगाएगा वेंट्रिकल, क्यों, क्योंकि अब इसको हार्ट से ये सारे कार्बन डाइऑक्साइड जो गंदे फंदे चीज़ें उनको ले जाना है लंग्स तक प्यूरिफिकेशन के लिए। तो वेंट्रिकल जो होता है ना, इसकी वाल बहुत मजबूत होती है, इसलिए भी मजबूत होती है कि एक तो इसको बैकफ्लो नहीं करना, ये गंदा ब्लड वापस हार्ट में नहीं जाना चाहिए। तो वेंट्रिकल में वाल्व भी लगे होते हैं, देखो यहाँ से ये गंदा ब्लड लेकर के जा रहा है ना, अगर पीछे हो गया तो वापस हार्ट में चला जाएगा, ठीक है। तो वेंट्रिकल बहुत स्ट्रांग होता है, थिक होता है और वाल्व होते हैं ताकि बैकफ्लो नहीं हो सके, और पूरे प्रेशर के साथ ये ब्लड को लंग्स में ले जाता है और आप एक्सहेल करते हो और यही सारा कार्बन डाइऑक्साइड जो वेंट्रिकल ने ट्रांसफ़र किया था लंग्स तक, वो आपकी बॉडी से एक्सहेल हो जाता है। लेकिन यहाँ वेंट्रिकल से लेकर के लंग्स तक आपको जो ले करके जाता है ना उसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी एक्चुअली क्या है, वेन्स। तो आपको यही समझना है कि वेन्स लेके जा रहा है, लेकिन जब पल्मोनरी वर्ड लग गया ना तो उल्टा हो गया, मतलब पल्मोनरी आर्टरी का मतलब वेन और पल्मोनरी वेन का मतलब आर्टरी। तो यहाँ पे आप पल्मोनरी वेन लिख रहे हैं, एक्चुअली ये आर्टरी है क्योंकि ऑक्सीजन रिच ब्लड लेके जा रहा है, और ये पल्मोनरी आर्टरी एक्चुअली वेन है, तो ये जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले करके जा रहा है। अब ये देखो, ये हार्ट में ना, ये लेफ्ट साइड और राइट साइड के बीच में ये एक मोटी सी वॉल होती है, इस वॉल को हम सेप्टम बोलते हैं। सेप्टम क्यों है, ताकि ये ऑक्सीजन रिच ब्लड और ये कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड आपस में ना मिल जाए। अगर मिल गए तो क्या होगा बेटा, देखो अगर ऑक्सीजन रिच ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड के साथ मिल जाएगा ना, तो आपको इतनी एनर्जी नहीं मिलेगी। तो आपको पूरी एनर्जी मिल सके, इसलिए ऑक्सीजन रिच ब्लड और कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड के लिए बीच में एक पार्टीशन है। ये पार्टीशन 2 ऑरिकल के लिए बीच में भी है और 2 वेंट्रिकल के बीच में भी है। तो इन शॉर्ट हार्ट के 4 चैम्बर है, लेकिन ये चारों चैम्बर जो है एक वॉल से, एक वाल्व से जो है सेपरेटेड है, एंड दिस वाल्व इज सेप्टम। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि हार्ट में ब्लड कैसे फ्लो करती है। आपके डायग्राम में जहाँ पे हार्ट को रेड कलर से किया गया ना, वो सब ऑरिकल की बात कर रहे हैं और वहाँ पे प्योर ब्लड ट्रांसफ़र हो रही है, और जहाँ ब्लू कलर से दिखाया गया ना, वो वहाँ पे वेन्स की बात कर रहे हैं जो इम्प्योर ब्लड को कलेक्ट कर रहा है। मैं वो डायग्राम आपको यहाँ नहीं दिखाई दे रही हूँ, लेकिन अगर आपको ये स्कीमेटिक डायग्राम समझ आ गया होगा तो आपके लिए क्लियर है। इन शॉर्ट आपके बुक में क्या लिखा है कि लंग से प्योर ब्लड आया, पल्मोनरी वेन लेकर के आता है, हार्ट के फर्स्ट चैम्बर ऑरिकल में आता है, ऑरिकल ऊपर है, स्मॉल है, और ऑरिकल थोड़ी थिन होती है, जबकि वेन जो होती है वो थिक होती है। वेंट्रिकल, और क्यों थिक होती है भाई वेंट्रिकल, क्योंकि वेंट्रिकल को ना पूरे बॉडी में ट्रांसफ़र करना है या पूरे बॉडी से रिसीव करके लंग्स में भेजना है, तो वेंट्रिकल्स हमेशा थिक होती है, जबकि ऑरिकल का काम तो खाली ऑरिकल से वेंट्रिकल में भेजना छोटा सा काम है। तो ऑरिकल क्या होती है, थिन होती है, स्मॉल होती है, लेकिन ये अपर चैम्बर में सिचुएटेड होती है। यहाँ तक आपको हार्ट का समझ में आ गया होगा, ठीक है। हार्ट में एक और चीज़ है बेटा, ये जो हमारी हार्ट है ना, बहुत डेलिकेटेड ऑर्गन है। कैसी होती है ये आपको पता है? हार्ट का अगर मैं आपसे पूछूं कि हार्ट कैसा होता है, चलो हार्ट की बात करते हैं हम, यहीं पे लगे हाथों। देखो हार्ट की अगर मैं बात करूं तो हार्ट एक कॉनिकल ऑर्गन है। कॉनिकल मतलब कोने की तरह, इस तरह का कुछ शेप आता है, आप देखते हैं इस तरह बनाते हो और ऐसे शेप कुछ आता है, तो हार्ट एक कॉनिकल ऑर्गन है। कहाँ पे सिचुएटेड है ये? सिचुएटेड है किधर? इन द चेस्ट। आपको मालूम है हार्ट की साइज कितनी होती है? हार्ट की साइज लगभग होती है 20 सेंटीमीटर इन लेंथ और 9 सेंटीमीटर इन ब्रेथ। इन शॉर्ट आपकी जो मुट्ठी की साइज है
वो आपके हार्ट की साइज होगी। आप अगर इतने छोटे, आपकी इतनी छोटी सी मिट्टी है तो हार्ट आपकी उतनी ही होगी, ठीक है। तो हार्ट कॉनिकल ऑर्गन है, आपके चेस्ट में सिचुएटेड है और 12 सेंटीमीटर इन लेंथ और 9 सेंटीमीटर एक नॉर्मल जो मैं साइज बता रही हूँ वो ये है। अदरवाइज जो आपकी मुट्ठी की साइज, जो आपकी फिस्ट की साइज है, दिस इज द साइज ऑफ हार्ट। और हार्ट का काम क्या है? थ्रू आउट चैम्बर करना, थ्रू आउट फिल्टर करना, थ्रू आउट पंपिंग करना ब्लड को, ठीक है। और उसी चैम्बर के थ्रू वो जो है फिल्टर होता जाता है। लेफ्ट चैम्बर से ब्लड जो है वो पंप होकर के आपके ऑरिकल से वेंट्रिकल में गया, वेंट्रिकल से बॉडी ऑर्गन में, और फिर बॉडी ऑर्गन से वापस राइट ऑरिकल, देन राइट वेंट्रिकल, वो फिल्टर होने के लिए लंग्स में चला गया, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट हार्ट। और हार्ट के ऊपर एक कवर होती है और इस कवर के अंदर ना फ्लूइड फिल होती है। ये कवर का नाम है पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम क्या करता है? हार्ट को कवर करता है। जैसे आपके ब्रेन के ऊपर भी बहुत डेलिकेटेड ऑर्गन है, इसमें भी फ्लूइड बढ़ी हुई है, ठीक है। सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड बढ़ी है इसके अंदर, जिससे आपके ब्रेन पे आसानी से झटके ना लगे, नहीं तो आपकी जान जा सकती है। उसी तरह से हार्ट के ऊपर भी एक फ्लूइड का लेयर है और इसको बोलते हैं पेरिकार्डियम, जो आपके हार्ट को कवर कर रही है, ठीक है। तो यहाँ मैंने अगर आपसे डिस्कस किया तो 3-4 चीज़ें डिस्कस की। एक पॉइंट रह रहा था जो मैं आपको लब और डब बताई थी। जब बेटा आप स्टेथोस्कोप यूज़ करते हो ना, तो स्टेथोस्कोप में भी 3 पार्ट्स होते हैं आपके। एक जिसको आप ईयर पीस कान में लगाते हो, एक जो आपका होता है चेस्ट पे, जिसको आप जो है रबर ट्यूब के नाम से भी जान सकते हो, या वो आप जो है आपके वाइब्रेशन को, आपके साउंड को कलेक्ट करता है। और बीच में एक माल्फिगियन ट्यूब्यूल है जो रबर ट्यूब के नाम से आपके बुक में लिखी हुई है, जो साउंड आपके कान तक ट्रांसफ़र करने में हेल्प करती है। लेकिन वो साउंड एक्चुअली है किसका? वो साउंड है लब डब वाली, जो साउंड आपके हार्ट में पहले ब्लड रिसीव करता है जो ऑरिकल, और दूसरा ऑरिकल से जब वो ब्लड वेंट्रिकल में जाती है, तो ये 2 साउंड है जो आपको हार्ट बीट के रूप में सुनाई देती है। एक नॉर्मल हार्ट बीट कितनी होती है? 70 से 72। और यहाँ पे आप क्या चेक करते हो? अपना पल्स रेट, ठीक है। कहाँ का है आपका आर्टरी, जिसको आप देख सकते हैं, फील कर सकते हो, आपके लेफ्ट पाम पे, आपके नेक पे और आपके टेम्पल पे, ठीक है। ये कुछ कॉमन चीज़ें थी। अब इसके बाद आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम है, जो एक्सक्रीटरी सिस्टम भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। देखते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम को अगर हम कवर करना चाहें तो क्या कर सकते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम में, ठीक है बच्चे। देखो वैसे तो पॉइंट बहुत सारे हैं, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट में लेती हूँ। हम बात करते हैं एक्सक्रीशन की। एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है? एक्सक्रीशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वेस्ट। क्या होता है? रिमूवल ऑफ वेस्ट। अब ये वेस्ट बहुत तरह के हो सकते हैं। कौन कौन हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं? वापस से सिंपल ऑर्गेनिज्म पे जाते हैं। अगर हम बात करें अमीबा की, अब भाई इन लोगों के बॉडी का एक्सक्रीशन क्या होता होगा? उनके सेल ऑर्गेनल से निकल जाता होगा, ठीक है। हाइड्रा वगैरह उनके सेल मेम्ब्रेन से निकल जाता होगा। लेकिन अगर हम बात करें कि अर्थवर्म जो है वो कैसे करते हैं, तो अर्थवर्म के ऊपर एक पार्ट से, इट्स अ काइंड ऑफ होल, जिसको हम बोलते हैं नेफ्रीडिया। तो अर्थवर्म का जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है ना, वो नेफ्रीडिया है, जिसके थ्रू अपने बॉडी से वो वेस्ट निकालते हैं। अगर मैं इंसेक्ट्स की बात करूं, जैसे मैं कॉकरोच की बात करूं, तो कॉकरोच का भी एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, और वो क्या होता है? उसको क्या कहते हैं हम? उसको हम कहते हैं माल्फिगियन ट्यूब्यूल्स, ठीक है। तो ये सारे हमारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन है ऑर्गेनिज्म की। अगर हम बात करें ह्यूमन बींग्स की, तो ह्यूमन बींग्स के अंदर एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है और उसको कहते हैं, क्या कहते हैं? किडनी, ठीक है। अब हम बात करते हैं किडनी की, कि किडनी हमारा कितने पार्ट्स का बना है और कैसे काम करता है, ठीक है। चलो तो पहले हम आते हैं किडनी पे। देखो किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा, ये 4 पार्ट है तुम्हारे, ठीक है। अब देखो किडनी क्या है? किडनी 2 है तुम्हारे बॉडी में, 2 किडनी है, इस तरह से 2 किडनी अटैच्ड है, ठीक है। अब किडनी होते कहाँ है? किडनी एक्चुअली आपके एब्डोमेन में होते हैं, बैक ऑफ द एब्डोमेन। 2 होते हैं पेयर में, तो ये 2 किडनी है आपके बॉडी में। अब किडनी से ही अटैच जो होते हैं वो होते हैं यूरेटर, ठीक है। अब आप यूरेटर को जो है, पहले आप रफली समझ लीजिए कि यहाँ पे जो है लाइक यहाँ ले लीजिए आप, यहाँ से एक
स्ट्रक्चर ले लीजिए। मैं अभी एक रफ डायग्राम दिखा रही हूँ। ये एक यूरेटर है जो किडनी से ही कनेक्टेड है, ठीक है। और ये यूरेटर जो है यहाँ पे एक ब्लैडर के रूप में आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। ये किडनी के पास दो तरह के वेसल्स होते हैं। एक वेसल्स होते हैं जो इम्प्योर ब्लड लेकर के आ रहे हैं और एक प्योर ब्लड को ऊपर लेके जाते हैं। तो ये किडनी के अंदर इम्प्योर ब्लड आता है, दोनों किडनी में आता है, ठीक है। दोनों किडनी में इम्प्योर ब्लड आता है और किडनी के अंदर बहुत सारे फिल्टर यूनिट होते हैं जिसको हम बोलते हैं नेफ्रॉन्स। छोटे छोटे फिल्टर यूनिट होते हैं, इनको बोलते हैं नेफ्रॉन। ये ना फिल्टर यूनिट होते हैं, कप की तरह होते हैं। इस नेफ्रॉन्स के अंदर जो होते हैं बोमेंस कैप्सूल होते हैं, तो ये कप की तरह, छन्नी की तरह होते हैं। जैसे ही ब्लड से यूरिया आया, कोई वेस्ट आया, ये उसको यहीं पे फिल्टर कर देते हैं और फिल्टर करने के बाद से वो फिल्टर करके यहाँ पे एज अ यूरिन इस यूरेटर से पास करते हैं। और जो प्योर ब्लड होता है वो थ्रू जो है आर्टरीज ये वापस हमारे बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाता है। अब ये यूरिन जो है इस यूरेटर से, ये क्या है, यूरेटर, इस यूरेटर से ये यूरिन नीचे आती है और इसके अंदर भी बहुत सारे ट्यूब्यूल्स अटैच्ड होते हैं। अब भाई अभी भी अगर यूरिन में कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं तो वो न्यूट्रिएंट जो है वो यहाँ पे ये ट्यूब्यूल्स जो है एब्जॉर्ब कर लेगा। अब अगर कुछ भी नहीं है तो इस यूरेटर से यूरिन यहाँ जा कर के, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर। क्या कहते हैं, यूरिनरी ब्लैडर। एक मस्कुलर ऑर्गन है, यहाँ पे जाके यूरिन जो है 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे के लिए जमा हो गई। जब तक ये 1 लीटर नहीं हो जाती है, आधे लीटर के बाद ही आपको बहुत तेज़ वॉशरूम आने लगती है। लेकिन एक्सट्रीम अगर आप 1 लीटर तक आप स्टोर कर सकते हैं, बट इट क्रिएट लॉट्स ऑफ प्रेशर। और यही यूरिनरी ब्लैडर के पास एक ओपनिंग है जिसे हम बोलते हैं यूरेथ्रा, और इसी यूरेथ्रा से, इसी मसल से जो है वो यूरिन पास हो जाती है। तो इन शॉर्ट हमारे बॉडी में 2 किडनी होते हैं, 2 यूरेटर होते हैं, एक यूरिनरी ब्लैडर है और यूरेथ्रा एक मसल से जिसके थ्रू पास होती है। फिर मैंने आपको बताया कि किडनी में 2 ट्यूब्यूल्स अटैच होते हैं। एक ट्यूब्यूल्स अटैच्ड है या एक ब्लड वेसल्स अटैच है जो इम्प्योर ब्लड को लेके आ रहा है दोनों किडनी में, और एक ब्लड वेसल्स अटैच है जो प्योर ब्लड को लेकर के रिटर्न कर रहा है बॉडी में। किडनी के अंदर नेफ्रॉन है जो फिल्टर यूनिट लगे हुए हैं, दोनों किडनी में लगे हुए हैं। ये छन्नी की तरह फिल्टर कर रहे हैं। जो वेस्ट है वो यूरेटर के थ्रू यूरिन बन के नीचे चला जाएगा और जो वेस्ट नहीं है वो यहाँ से वापस थ्रू आर्टरी चला जाएगा। यहाँ पे भी नाम अलग अलग है। देखो यहाँ पे अगर मैंने रीनल वर्ड यूज़ कर दिया तो रीनल आर्टरी का मतलब वेन, और यहाँ पे अगर मैंने रीनल वेन कह दिया इसका मतलब आर्टरी, ठीक है। तो यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स आते हैं ना उनको आर्टरीज वेन्स नहीं कहते, उनको रीनल आर्टरी रीनल वेन कहते हैं। तो यहाँ पे रीनल वेन प्योर ब्लड लेके जाता है क्योंकि एक्चुअली वो आर्टरी है, और रीनल आर्टरी जो है वो एक्चुअली इम्प्योर ब्लड लेके आता है क्योंकि वो वेन की तरह बिहेव करता है, ठीक है। तो ये पार्ट आपको समझ में आया। ये तो थे हमारे और इंसेक्ट्स के। आप अपनी बॉडी में सिर्फ यूरिन ही नहीं एज अ वेस्ट निकालते हो, पसीने आ रहे हैं ना, स्वेट, वो भी एक तरह का वेस्ट है। आप एक्सहेल करते हो CO2, वो भी एक वेस्ट है, ठीक है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेस्ट की। देखो हमारे बॉडी में बहुत तरह के वेस्ट आते हैं, लेकिन इसमें अगर मैं वेस्ट की बात करूं, टाइप्स ऑफ वेस्ट, तो देखो एक वेस्ट होता है अमोनिया, एक वेस्ट होता है यूरिक एसिड, और एक वेस्ट होता है यूरिया। ये सारे यूरिन के थ्रू निकलते हैं। अब अमोनिया कब निकलेगा भाई, जब बहुत पानी है, मोर वाटर। अब कौन पानी में रहता है, जितने एनिमल जो पानी में, फिशेस वगैरह है, वो अमोनिया ये सॉल्यूबल है, वाटर सॉल्यूबल है। तो किस तरह का वेस्ट निकलेगा ये डिपेंड करता है आपके बॉडी में कितना वाटर है। यूरिक एसिड किसका निकलेगा, जो बहुत कम पानी पीते हैं, जैसे बर्ड्स वगैरह है ना, जो वाटर के कांटेक्ट में कम होते हैं, तो उनके बॉडी से यूरिक एसिड निकलेगा। और हमारे बॉडी से यूरिया निकलेगा, क्योंकि हमारे बॉडी से 2 तरह के वेस्ट निकलते हैं। पानी हमारे बॉडी में है ज़्यादा, या तो वो यूरिया के रूप में निकलेगा जो लिक्विड हम यूरिन के रूप में पास करें, या वो सॉलिड वेस्ट के रूप में निकलता है एज ए स्टूल। ये तो कुछ कॉमन हमारे बॉडी से निकलने वाले वेस्ट हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको बताती हूँ डायलिसिस। अब देखो हमारा टॉपिक है किडनी फेलियर। देखो किडनी फेलियर क्यों हो जाता है, किडनी में या तो कोई बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो गया,
या हमारा हाई ब्लड प्रेशर है, बहुत ज़्यादा हाई बीपी है, इतना ज़्यादा बीपी है कि वेसल्स पे, वाल्व पे प्रेशर लगा रहा है ब्लड, तो वेसल्स ख़राब हो गया। किडनी में बहुत सारे छोटे छोटे फिल्टर यूनिट है, वो फिल्टर यूनिट ख़राब हो गया। या हमें डायबिटीज़ हो गया, डायबिटीज़ में क्या हो गया, ब्लड में बहुत सारे जो है वो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन ही नहीं हो रहा, वो सारे ग्लूकोज जो है वो जाके डिपॉजिट हो रहे हैं, नेफ्रॉन एकदम भरता जा रहा है। जैसे कि आपने शुगर खाया या रसगुल्ला खाया, जो चाशनी आपने टच की ना, वो समझ लो वो आपके ब्लड है जिसमें बहुत सारी चीनी है, तो कैसे हो जाता है, स्टिकी हो जाता है। तो डायबिटीज़ में भी नेफ्रॉन के ऊपर जाकर के ब्लड जमा हो जाता है। तो वैसी सिचुएशन में किडनी फेलियर होता है। अब किडनी फेलियर में हम एक प्रोसेस करते हैं, उसको बोलते हैं डायलिसिस। डायलिसिस में हम क्या करते हैं ना बेटा, हम यहाँ पे 2 निडल लगाते हैं, एक आपके वेन्स में और आपके एक आर्टरीज में। आपके वेन से सारे गंदे ब्लड को लेकर के हम एक मशीन लगा होता है, वो डायलेटर होता है, उसमें हम उस गंदे ब्लड को ट्रांसफ़र करते हैं और मशीन से ब्लड साफ़ होकर के तुरंत आपके आर्टरीज में ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, तो ये डायलिसिस में होता है ओवरऑल। तो ये किडनी फेलियर में हम डायलिसिस करते हैं, जहाँ पे हम मशीन से अपने ब्लड को फिल्टर करते हैं। अब आपके इसी चैप्टर में 2-3 और टॉपिक रह रहे थे और एक टॉपिक रह रहा है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। देखो प्लांट्स के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन होता है ना, वो एक टिश्यू से होता है, ये है जाइलम और फ्लोएम। जो जाइलम होते हैं ना, ये वाटर और मिनरल को ट्रांसफ़र करते हैं और फ्लोएम फूड को ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, देखो ये प्लांट है, अगर मान लो मैं एक प्लांट का डायग्राम ड्रॉ करती हूँ सपोज, तो यहाँ रूट के पास प्लांट को वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब करने की ज़रूरत है, तो रूट के पास बहुत सारे पतले पतले ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। ये क्या है, जाइलम। ये यहाँ से वाटर मिनरल को जो है ट्रांसपोर्ट करेंगे थ्रू रूट स्टेम होते हुए लीफ तक पहुँचा देंगे। तो ये क्या कर रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में ले जा रहे हैं, तो ये क्या करते हैं, अपवर्ड मूवमेंट करते हैं। ठीक है, और किसको ट्रांसफ़र करते हैं, वाटर एंड मिनरल्स को। जबकि फ्लोएम फूड को ट्रांसफ़र करता है। लीफ फोटोसिंथेसिस करते हैं ना, फूड बना दिया, तो अब लीफ का फूड जो है ना प्लांट के अलग अलग पार्ट तक ट्रांसफ़र करने का काम एक और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर करता है, और उसको ये मल्टी डायरेक्शनल होता है, तो ये ऑल डायरेक्शन में घुमाता रहेगा। ठीक है, अच्छा जाइलम और फ्लोएम का एक नाम है, इसको बोलते हैं वस्कुलर टिश्यू भी बोल सकते हैं या वस्कुलर बंडल भी कहते हैं। ठीक है, वस्कुलर बंडल का मतलब क्या होता है, वो मसल्स जो किसी चीज़ को कैरी करती है, जो काफ़ी थिक होती है। ठीक है ना, तो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में वाटर मिनरल ट्रांसफ़र करने का काम जाइलम है और फ्लोएम का काम क्या है, फूड को ट्रांसफ़र करना। जब वाटर मिनरल ट्रांसफ़र होती है ना तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन में वाटर और मिनरल ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, और अगर फूड ट्रांसफ़र हो तो इसको बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। गॉट इट। अब आपको मैं थोड़ा सा ट्रांसपीरेशन बताऊंगी और फिर हम इस टॉपिक को एंड करेंगे। मुझे पता है ये वीडियो काफ़ी लॉन्ग बन सकती थी, बट आई जस्ट लिटिल बिट डूइंग इट शॉर्ट ताकि आपको जल्दी जल्दी समझ में आए। तो हम बात करते हैं ट्रांसपीरेशन। देखो ट्रांसपीरेशन एक्चुअली क्या है, ट्रांसपीरेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ वाटर। कहाँ से, फ्रॉम स्टोमेटा ऑफ लीफ कर लो, फ्रॉम स्टोमेटा ऑफ लीव्स। किस रूप में भाई, इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। अब ट्रांसपीरेशन से फ़ायदा क्या है, एनी एडवांटेज है भाई। ट्रांसपीरेशन नहीं होगा ना तो सक्शन प्रेशर नहीं होगा। तो ट्रांसपीरेशन क्या करता है, इट क्रिएट सक्शन पुल। सक्शन मतलब किसी चीज़ को सोखना, सो इट क्रिएट सक्शन पुल टू एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल। ठीक है, ये वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। बारिश हुई, बहुत सारा पानी है सॉइल में, ये कौन एब्जॉर्ब कराने में हेल्प कर रहा है, ट्रांसपीरेशन। अगर ट्रांसपीरेशन नहीं होगा तो नहीं होगा। बहुत धूप है तो बहुत जल्दी जल्दी बारिश होता है ना, क्यों, क्योंकि ऊपर से सन जो है ना वो प्लांट के ऊपर सक्शन प्रेशर लगा रहा है कि भाई जाइलम जागो, जल्दी से वाटर मिनरल को एब्जॉर्ब करो। तो एक तो ये सक्शन प्रेशर क्रिएट करता है। अब यहाँ पे वाटर क्या हो रहा है ना बेटा, वाटर वेपर। तो वाटर वेपर में कोई भी चीज़ कब होती है चेंज, जब वो सराउंडिंग मीडियम से हीट को ट्रैप करती है। तो ये वेपर में चेंज हो रहा है ना, तो ये प्लांट को कूल करता है। सो इट हेल्प द प्लांट कूल, इसीलिए
जब आप धूप में पेड़ के नीचे खड़े थे तो आपको ठंडक महसूस होती है क्योंकि प्लांट लगातार ट्रांसपिरेशन कर रहा है, सो इट हेल्प द प्लांट कूल। गॉट इट? ठीक है बच्चे, ऐसी कुछ कॉमन चीज़ें हैं। वैसे छोटी छोटी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, स्टिल आप में इसमें और भी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन मेनली मुझे लग रहा था कि बच्चों को हार्ट का सिस्टम समझने में या ब्लड ग्रुप समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। वो चीज़ें मैंने आपको थोड़ी डिटेल बताई। ये चीज़ें छोटी मोटी है जो आप कोशिश करेंगे तो आप समझ सकते हैं। आई थिंक आपके थोड़े डाउट्स क्लियर होंगे। टिल देन बाय ऑल ऑफ यू बेटा।